Namaste, Vanakkam, and as you know, I'm your teacher Khushi and welcome to Didi की पाठशाला। तो हमने क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू किया था जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से बदलाव आ रहे थे यूरोपियन जो एरियाज हैं। ठीक है, तो वहां पर किस तरीके से उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी, देश के प्रति प्रेम जग रहा था, स्वतंत्रता आजादी की बातें उनके अंदर आ रही थी। ये सब हम इस चैप्टर में देख रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक टॉपिक शुरू हुआ था जिसका नाम था क्रांतियों का युग। ठीक है, तो क्रांतियों के युग में हमने देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे अब यूरोप के अलग अलग एरियाज में क्रांतियां शुरू हो गई थी। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि 1930 में क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, 1930 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो हमने देखा कि 1930 नहीं 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांति के समय पर क्या होता है कि वहां पर बुर्बो राजवंश को उखाड़कर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर ली जाती है। ठीक है, और लुई फिलिप के नेतृत्व में ये काम होता है। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे जिसमें यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की हम बात करें तो ये जो कहानी है ये 15वीं शताब्दी से चली आ रही थी कि यूनान पे जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का उस समय पर मतलब एक तरीके से शासन हुआ करता था, यही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में, लेकिन 1821 में लोगों ने क्या किया, लोगों को लगा कि अब हमें क्या करना है, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें आजाद होना है, इनसे अलग होना है। तो 1821 में सबसे पहले आजादी का संघर्ष जो है वो शुरू होता है। कहाँ पर, यूनान में। ठीक है, काफी कवियों और कलाकारों ने यहाँ मिलकर लोगों को, निरक्षर लोगों तक भी स्वतंत्रता की भावना को पहुंचाया, राष्ट्रवाद की भावना उनके मन में जगाई। तो कवियों और कलाकारों के समर्थन द्वारा क्या होता है, फाइनली 1832 में कुस्तिनतुनिया की संधि होती है और कुस्तिनतुनिया की संधि में क्या होता है, यूनान जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा अब नहीं रहता और एक स्वतंत्र एरिया बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनान स्वतंत्र हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर रोमानीवाद का एक बड़ा रोल देखा जाता है। रोमानीवाद क्या था, रोमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था। आप देखो, हिंसक आंदोलन तो हो ही रहे हैं, लोगों मतलब लड़ाई झगड़ा करके हर तरीके से हम लोगों को इकट्ठा करके उनके मन में भाव डाल रहे हैं राष्ट्रवाद का। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रोमानीवाद है वो क्या था, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो लोगों को उनके संस्कृति मतलब एक जैसी साझा संस्कृति को आपस में जोड़ रहा था। तो रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जिसने क्या किया, कला, कविता, कहानियों और संगीत के जरिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास किया। ठीक है, आपको पता है कि जैसे हमारे देश में भी क्या हुआ था, जब आजादी के स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो पैम्फलेट्स छापे जाते थे, अखबार में मतलब कि आर्टिकल्स दिए जाते थे। लेकिन जो निरक्षर लोग हैं उनका क्या वो उन आर्टिकल्स को पढ़ पा रहे हैं, क्या उनको पता चल रहा है कि क्या चल रहा है देश में। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया, लोगों ने सभाएं लगानी शुरू की। सभाओं में कहानी, कविताएं कही जाने लगी, संगीत के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके, साझा करके ये बात सिखाई गई, ये बात दिखाई गई कि हमें किस तरीके से अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, स्वतंत्रता को स्वतंत्रता है क्या चीज, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें निरक्षर लोगों तक पहुंचाने के लिए रोमानीवाद ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जर्मनी और इटली के, अब अगला टॉपिक है हमारा कि इसी कड़ी में आगे क्या होता है, जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है। ठीक है, तो जर्मनी और इटली का एकीकरण में हम देखेंगे सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है। तो जब प्रयास किए जाते हैं तो कुछ प्रयास सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। तो 1848 में सबसे पहले क्या होता है, एक असफल प्रयास किया जाता है और उस असफल प्रयास में क्या होता है कि जो मध्यम वर्गीय लोग थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जर्मनी संसद जो थी, फ्रैंकफर्ट संसद, उसमें एक संविधान के तहत मतलब एक संविधान बनाकर जर्मनी को एकीकृत करने की, जर्मनी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां के जो राजा और जो सेना होते हैं वो इस को आगे नहीं बढ़ने देते और ये क्या हो जाता है, ये प्रयास एक असफल प्रयास रहता है। यानी कि क्योंकि आजाद नहीं हो पाए, एकीकरण नहीं हो पाया जर्मनी का, तो एक असफल प्रयास था। लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें प्रशा शामिल हो जाता है। अब प्रशा जब इनके एकीकरण की कमान को संभालता है तो कुछ चेंजेस आते हैं। क्या, जैसे कि वहां के जो मुख्यमंत्री थे, यानी कि प्रशा का जो मुख्यमंत्री था जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क।
ठीक है। ओटो वन बिस्मार्क जो क्या करते हैं, अब उनको क्या बोला जाता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया किसमें, जर्मनी के एकीकरण में, इसीलिए उनको एकीकरण का जनक भी बोला जाता है। और इन्होंने एक नीति दी जिसका नाम था रक्त और लौह की नीति, यानी कि एक तरीके से लोगों को ये बताया कि किसी भी तरीके से आपको हिंसक तरीके से खून बहाकर कैसे भी आपको लड़कर झगड़कर बस जर्मनी का एकीकरण करना है, ठीक है। तो ओटो वन बिस्मार्क जो प्रशा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें क्या कहा जाता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका परिणाम क्या हुआ, जब ये सब चीजें चल रही थी तो कोई ऑब्वियस सी बात है इसका रिजल्ट निकला होगा, या तो जर्मनी का एकीकरण हुआ होगा या जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ होगा। तो परिणाम ये हुआ कि 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष तक पूरा ये विद्रोह चला, उसके दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्धों में प्रशा की जीत हो जाती है। प्रशा जीत जाता है, किस किस के साथ युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। जब ये जीत होती है तो क्या होता है, जनवरी 1871 में वर्साइल में काइसर विलियम प्रथम को क्या बना जाता है, नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। यानी कि फाइनली जर्मनी का एकीकरण हो जाता है और जर्मनी का नया जो सम्राट है वो किसको बनाया जाता है, काइसर विलियम प्रथम को, ठीक है। कब बनाया जाता है, जनवरी 1871 में, ठीक है। तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, जर्मनी आजाद हो जाता है, स्वतंत्र राज्य बन जाता है, एरिया बन जाता है, ठीक है। अगला है इटली का एकीकरण। तो जिस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ उसी तरीके से इटली का एकीकरण होता है। तो इटली के एकीकरण में से पहले अगर हम बात करें, इटली क्या था, वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। और 7 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य ऐसा था जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। ये जो है इस पर ही सिर्फ इतालवी राजघराने का शासन हुआ करता था, बाकी सब अलग थे। सिर्फ एक एरिया था जो इतालवी साम्राज्य के अंडर आता था, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस एकीकरण में कुछ प्रमुख लोगों की भूमिका रही है, इसके कुछ प्रमुख नायक रहे, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख नायक थे, उसी तरीके से इनके एकीकरण के कुछ प्रमुख नायक हैं। जैसे सबसे पहला था जोसेफ मैत्सिनी, ठीक है। मैत्सिनी का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है। जोसेफ मैत्सिनी जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के 2 गुप्त संगठन भी चलाए थे, ठीक है। तो ये वही जोसेफ मैत्सिनी है। इन्होंने अगर देखा जाए तो एकीकरण का जो वैचारिक आधार लोगों में तैयार करना था, वो मेन काम जो बेस था इस पूरे एकीकरण का, वो देने वाले कौन थे, जोसेफ मैत्सिनी ही थे, ठीक है। लोगों के मन में विचारधारा डालना कि अब हम और दबकर नहीं रह सकते, हमें स्वतंत्र राज्य बनाना है, ये विचार देने वाले कौन थे, जोसेफ मैत्सिनी थे, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है काउंट काबूर का। अभी काउंट काबूर कौन है, काउंट काबूर है सर्डीन, जो ये तुम्हारी एरिया था ना, जो इतालवी राजघराने के शासन जिस एरिया पर था, ठीक है, वहां के ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है। सार्डिनिया पिडमोंट के मुख्यमंत्री थे। और फ्रांस के साथ इन्होंने क्या किया, एक चतुर कूटनीतिक संधि, मतलब एक संधि इन्होंने किसके साथ करी, फ्रांस के साथ करी। और उसके तहत इन्होंने क्या किया, 1859 में ऑस्ट्रिया को, इसकी सेना को इन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया। मतलब फ्रांस के साथ एक संधि करी, फ्रांस को अपने साथ शामिल कर लिया और युद्ध इनका हुआ किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। तो दोनों ने मिलके किसने, मुख्यमंत्री जो थे सिडमोंट सार्डिनिया पिडमोंट के उस मुख्यमंत्री ने और फ्रांस की सेना ने मिलके किसको हरा दिया, ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। कब हराया, 1859 में, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला नाम आता है जोसेफ गैरिबॉल्डी का, ठीक है। ये जोसेफ गैरिबॉल्डी कौन है, तो ये जो जोसेफ गैरिबॉल्डी, इन्होंने क्या बनाया था, एक सशस्त्र स्वयंसेवक संगठन बनाया था जिसको रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। और ये रेड शर्ट्स का नेतृत्व करते थे, ठीक है, मतलब इनका संगठन था। और इसने क्या किया, और दक्षिणी इटली को स्थानीय किसानों के मदद से स्पेनिश शासकों से मुक्ति इसने कराया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो दक्षिणी एरिया था इटली का, उसको क्या कराया, वहां के जो स्थानीय किसान थे उनको इकट्ठा किया, उनको समझाया। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस एरिया को जो ये स्पेनिश शासकों के अंडर में आता था, उससे स्पेनिश शासकों से आजाद करा दिया दक्षिणी इटली को। किसने, जोसेफ गैरिबॉल्डी, जिनके संगठन का नाम था रेड शर्ट्स, ठीक है, समझ आया। इसके अलावा अब क्या होता है, अब इसका एक परिणाम क्या, अब जब जहां पूरे में विद्रोह चल रहे हैं, कुछ कार्य हो रहे हैं, तो क्या होता है, इसका परिणाम निकलता है 1861 में। क्या होता है, ये पूरी तरीके से इटली जो है एकीकृत हो जाता है। और 1861 में क्या होता है, एमुनल द्वितीय जो होते हैं वो इस एकीकृत इटली के राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और इटली का एकीकरण
कैसे हुआ। बहुत छोटे से 2 टॉपिक्स रहते हैं इसके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ये पार्ट 3 है, इसका एक और पार्ट आएगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियोस है वो ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं। 10-15 मिनट की वीडियोस होती हैं। छोटी वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस यही होता है ताकि बच्चे, क्योंकि आपको पता है इतनी ज्यादा देर तक हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप छोटी वीडियोस के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ सके, ठीक है, और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना है। साथ ही साथ ये एक एजुकेशनल चैनल के साथ इंफॉर्मेटिव चैनल भी है, तो उन लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाए जो एसएससी, रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। मैंने शासकों से आजाद करा दिया दक्षिण इटली को, किसने, जोसेफ गैरिबोल्डी, जिनके संगठन का नाम था रेड शर्ट्स, ठीक है, समझ आया। इसके अलावा अब क्या होता है, अब इसका एक परिणाम क्या, अब जब जहां पूरे में विद्रोह चल रहे हैं, कुछ कार्य हो रहे हैं, तो क्या होता है, इसका परिणाम निकलता है 1861 में। क्या होता है, ये पूरी तरीके से इटली जो है एकीकृत हो जाता है, और 1861 में क्या होता है, एमुनल द्वितीय जो होते हैं वो इस एकीकृत इटली के राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। बहुत छोटे से 2 टॉपिक्स रहते हैं इसके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ये पार्ट 3 है, इसका एक और पार्ट आएगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियोस है वो ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं। 10-15 मिनट की वीडियोस होती हैं। छोटी वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस यही होता है ताकि बच्चे, क्योंकि आपको पता है इतनी ज्यादा देर तक हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप छोटी वीडियोस के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ सके, ठीक है, और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना है। साथ ही साथ ये एक एजुकेशनल चैनल के साथ इंफॉर्मेटिव चैनल भी है, तो उन लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाए जो एसएससी, रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।